तो आज का टेस्ट डिस्कशन क्लास सुश्रुत सूत्र स्थान 1 से 20। तो पहला क्वेश्चन है कि आचार्य सुश्रुत द्वारा लिखित प्रथम अध्याय का नाम क्या है। तो सुश्रुत द्वारा लिखित प्रथम अध्याय वेदोत्पत्ति अध्याय है। चरक द्वारा लिखित पहला अध्याय दीर्घम जीविती अध्याय है और आयुष कामनी वाग्भट द्वारा लिखित पहला अध्याय है। तो ऑप्शन बी राइट है, करेक्ट। नेक्स्ट, सुश्रुत ने स्वाभाविक रोग नहीं कहा है। तो सुश्रुत ने 5 स्वाभाविक रोग माने हैं: जरा, मृत्यु, क्षुत, पिपासा और निद्रा, जबकि ज्वर को स्वाभाविक रोग नहीं बताया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यंत्र शस्त्र छार अग्नि के द्वारा किस चिकित्सा शास्त्र में चिकित्सा की जाती है। तो जहां पर यंत्र शस्त्र छार अग्नि के द्वारा चिकित्सा की जाती है वो शल्य तंत्र का ग्रंथ होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तद दुख संयोगा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो तद दुख संयोगा व्याध उच्चये, ऐसा श्लोक सुश्रुत में आया है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हालांकि व्याधि, रोग, आतंक और गद ये सभी के सभी व्याधि के ही पर्याय होते हैं, लेकिन इस श्लोक में तत्र व्याधि उससे, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, फल पाक निष्ठा यानी कि फल पकने के बाद में उस वृक्ष का नष्ट हो जाना क्या कहलाता है। तो फल पाक निष्ठया औषध कहलाता है। ऑप्शन डी। फल जैसे औषध में गेहूं है, चावल है, इनके जब फल पक जाते हैं तो इनका पूरा का पूरा वृक्ष नष्ट हो जाता है। विरुद्ध लताओं को कहते हैं वनस्पतयः। तो वनस्पतयः शब्द को सुश्रुत ने वृक्ष से कहा है जिसमें फल आते हैं। इसके अलावा एक वनस्पति होता है। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार शल्य तंत्र श्रेष्ठ है क्योंकि। तो शल्य तंत्र आशु क्रिया, ऑप्शन ए ठीक है, बहुत तेजी से चिकित्सा की जाती है। यंत्र शस्त्र चिकित्सा है, ठीक है। छार अग्नि चिकित्सा, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन डी सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट, सुश्रुत अनुसार सन, स्वेद, जरायुज, अंडज, उद्भिज, इसको क्या कहते हैं। तो सुश्रुत ने स्वेदज, अंडज, जरायुज और उद्भिज को चतुर्विध भूतग्राम की संज्ञा दी है। ऑप्शन डी सही है। चतुर्विध भूत मतलब प्राणी। नेक्स्ट, उसके आगे देखें, शिष्य को गुरु के पास विद्या अर्जन हेतु किस वर्ण का वस्त्र पहनकर जाना चाहिए। तो सुश्रुत ने कसाय वस्त्र के धारण के लिए बताया है। ऑप्शन बी। लेकिन कसाय वस्त्र आजकल योगी जी पहनते हैं और विद्या अर्जन के लिए जो मेडिकल शास्त्र में जाते हैं सीखने के लिए, वो लोग एप्रन पहनने लगे व्हाइट कलर का। जबकि व्हाइट कलर कब पहनना है। व्हाइट कलर पहनना है जब आप चिकित्सक बन जाएंगे। सुश्रुत ने कहा जब आप चिकित्सक बन जाएंगे तब एप्रन पहनिए, उसके पहले आप जब पढ़ें तो कसाय वस्त्र पहने। नेक्स्ट, भूषण भूत नहीं है। तो भूषण भूत 4 अध्याय सुश्रुत उत्तर तंत्र की जब हम बात करते हैं तो उत्तर तंत्र में लास्ट के जो 4 अध्याय हैं 66, 65, 64, 63, तो 3, 4, 5, 6 ये लास्ट के जो 4 अध्याय हैं इनको RSTD, ये लास्ट के 4 अध्याय हैं। RSTD में R से क्या है तो रस भेद, ये 63वां अध्याय है। S फॉर स्वस्थ व्रत, ये 64वां अध्याय है। और T फॉर तंत्रुक्ति, ये 65वां अध्याय है। और D फॉर दोष विकल्प, ये 66 अध्याय है। तो ये भूषण भूत कहा है।
भूषण भूत शब्द से सुश्रुत ने कहा है, तो इसमें देख लीजिए स्वस्थ व्रत, रस भेद, आवरणी, तंत्रुक्ति, तो इसमें आवरणी जो है ये चिकित्सा 24 है। नेक्स्ट तस्कर वृत्ति का उल्लेख, तो सुश्रुत ने तस्कर मतलब चोर, तो जैसे चिकित्सा में कई लोग चोर हो जाते हैं, तो सुश्रुत ने सूत्र स्थान 4 में और 7 में तस्कर वृत्ति शब्द का उल्लेख किया है। नेक्स्ट चरक के अनुसार अष्टविध शस्त्र कर्म में नहीं आता है, तो केवल शब्दों चरक ने षड्विध शस्त्र क्रम बताया है, ना कि अष्टविध शस्त्र क्रम बताया। तो चरक ने पाटन, छेदन, लेखन, भेदन ये सारे बताए, लेकिन उन्होंने ऐसण और आहरण नहीं बताया, तो ऐसण सही है, इसके अलावा आहरण भी नहीं बताया। नेक्स्ट पाक स्थानों में अत्यधिक स्थान पर फैले होने पर शस्त्र कर्म करना चाहिए, तो अगर पाक स्थान ज्यादा बड़े एरिया में फैला हुआ है तो ऐसी कंडीशन में 2 अंगुल लंबा छेदन कर्म करें या फिर 3 अंगुल लंबा छेदन कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी सही है, 2 या 3 अंगुल। नेक्स्ट मेढ्र पर छेदन कर्म करना चाहिए, चंद्रमंडलाकृति, अर्धचंद्राकृति या दोनों, तो मेढ्र पर हम लोग अर्धचंद्र आकृति का छेदन कर्म करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हेमंत ऋतु में पट बंधन कितने दिनों पर, पट्टी जो ड्रेसिंग करते हैं वो हेमंत ऋतु में कितने दिनों पर हमको चेंज करना चाहिए, तो हेमंत ऋतु में 3-3 दिन के अंतर पर करना चाहिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट काश्यप ने आतुरालय को किस शब्द से कहा है, तो काश्यप ने आतुरालय को अरिष्टागार शब्द से कहा है, जब श्रुत ने अरिष्टागार को ही सूतिकागार कहा है। नेक्स्ट स्वास्तिक यंत्र की संख्या कितनी होती है, तो स्वास्तिक यंत्र की संख्या 24 होती है। इसके अलावा अगर सदंश यंत्र देखें तो उनकी संख्या 2 होती है, ताल यंत्र 2 होते हैं, सलाका यंत्र 28 होते हैं और नाड़ी यंत्र 20 होते हैं और उप यंत्र 19 होते हैं, तो स्वास्तिक यंत्र यहाँ 24 होते हैं। नेक्स्ट कर्ण नासा नाड़ी शल्य आहरांत हेतु प्रयुक्त यंत्र का क्या नाम है, तो कान में नाक में नाड़ी शल्य आहरण के किस यंत्र का प्रयोग करेंगे, तो जैसे किसी के कान से फूंक वगैरह आप लोग निकालते हैं तो क्या करते हैं, कोई स्पेचुला टाइप का अंदर से, ताकि जैसे चम्मच जैसा हो, तो ताकि अंदर की चीजें बाहर निकाल लिया जाए, तो ये ताल यंत्र, डी। तो ताल यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अगर अन्य जो यंत्र हैं इनका प्रयोग हम कैसे करेंगे, स्वास्तिक वाले का देखें तो इसमें स्वास्तिक वाले में जो अस्थियों में शल्य हो, अस्थि विदस्त शल्य, अस्थि में अगर कोई शल्य फंस गया है तो उसको निकालने के लिए स्वास्तिक वाला है। नाड़ी वाला तो स्रोतस में अगर शल्य फंस गया हो तो उसको निकालने के लिए, रोग को देखने के लिए, श्रावण के लिए, चूषण के लिए और क्रिया चिकित्सा को आसान बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और सलाका यंत्र तो जितनी भी सलाका यंत्र होती हैं उन सभी के अपने अलग अलग कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अग्नि कर्म हेतु प्रयुक्त सलाका का क्या नाम है, तो अग्नि कर्म के लिए हम जाम्बो वदनानी और अंकुश वदनानी ये दोनों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट सुश्रुत के अनुसार ऋतु व्यापद होता है, तो ऋतु व्यापद का सुश्रुत के अनुसार क्या कारण होता है, तो ऋतु व्यापद में अदृष्ट कारण होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यंत्र और शस्त्र दोनों का दोष क्या होता है,
तो यंत्र और शस्त्र 4 दोष ऐसे होते हैं जो दोनों के होते हैं, इसमें वक्र सही है। तो यंत्र और शस्त्र के दोषों की अगर बात करें तो यंत्र के 12 दोष होते हैं, जिसमें से अति स्थूल, अति दीर्घ, अति ह्रस्व और वक्र, ये 4 जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। शस्त्र के दोष भी होते हैं, जबकि शस्त्र के दोष 8 होते हैं। नेक्स्ट, गूढ़ शल्य को निकालने के लिए, ऐसा शल्य जो बड़ा अंदर धस गया हो, उसको निकालने के लिए हमें कंक मुख यंत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, प्रधानतम यंत्र क्या है? तो प्रधानतम यंत्र होता है हस्त। लेकिन तो प्रधानतम यंत्र हस्त होता है, और प्रधान यंत्र की बात किया जाए तो कंक मुख होता है। कंक मुख प्रधान है और प्रधानतम यंत्र हस्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। छेदन और लेखन हेतु प्रयुक्त शस्त्र कौन सा है? जो छेदन और लेखन दोनों कार्य के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसमें मंडलाकार छोले हम लोगों ने पढ़ा था। मंडलाकार छोले, तो छोले मतलब छा से छेदन, ला से लेखन, और मंडलाकार से मंडल, और कार से करपत्र। तो ऑप्शन दोनों है इसमें, मंडलाकार और करपत्र, तो सी ऑप्शन बोथ सही होगा। नेक्स्ट, कृत्य आकृत्य विधि अध्याय का वर्णन किसने किया है? तो कृत्य आकृत्य विधि अध्याय का वर्णन सुश्रुत ने किया है। इसमें हम सर्जरी करने से पहले या कोई कार्य करने से पहले सबसे पहले हम सब्जियों पर और या फिर डमी कोई हो उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद में फिर हम मनुष्य के ऊपर उस क्रिया विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, यस्तु केवल शास्त्राज्ञा किस आचार्य का कथन है? तो ये भी सुश्रुत का ही कथन है, सुश्रुत सूत्र स्थान 2 में। केवल जो शास्त्र ही पढ़े होते हैं, एक शास्त्र में यस्त केवल शास्त्रज्ञ, एक शास्त्र ही पढ़कर आप चिकित्सा में पारंगत नहीं हो सकते हैं, कई सारे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। नेक्स्ट उसके आगे देखें 26, कुवैद्य नृप दोषता। तो नृप दोष यानी कि राजा के दोष के कारण से कुवैद्य यानी कि झोला छाप डॉक्टर जो है, वो राजा से कोई रजिस्ट्रार वगैरह गलत रजिस्ट्रेशन कर दे, वो जाके प्रैक्टिस करे, तो इसमें राजा के दोष के कारण से ही कुवैद्य का जन्म होता है, ऐसा सुश्रुत ने सूत्र स्थान 3 में बताया है। नेक्स्ट उसके आगे देखें 27, एकम शास्त्रम वैद्य अध्यात्मकम हुआ। तो एक शास्त्र का अध्ययन नहीं करना चाहिए, ये कथन भी सुश्रुत नहीं, ये कथन जो है हारीत का है। 27 क्वेश्चन नंबर, ये कथन हारीत का है कि एकम शास्त्रम वैद्यम आध्यात्मिकम, क्योंकि सुश्रुत ने यस्त केवल शास्त्राज्ञा बताया है और उन्होंने हारीत ने एक शास्त्र का अध्ययन करने वाला वैद्य उत्तम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखें, निम्न में से तिर्यक छेदन करना चाहिए। तो तिर्यक छेदन कहाँ पे करना चाहिए? तो तिर्यक छेदन करने के लिए शंख प्रदेश पर तिर्यक छेदन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्न में से किस विधि में अभुक्त शस्त्र कर्म करना चाहिए? तो अभुक्त शस्त्र कर्म करने के लिए अर्श, अस्मरी, भगंदर, मुख रोग, उदर रोग, इसमें जो है बिना कुछ खिलाए नील ओरली सर्जरी करना चाहिए, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, अर्श। नेक्स्ट, ता उभावपी संश्रय प्रजा पालिती रिक्त स्थान की पूर्ति करें। किसका आश्रय लेकर कौन प्रजा का पालन करता है? तो इसमें वायु जो है, ऑप्शन डी, वायु सूर्य और चंद्रमा का आश्रय लेकर पालन करती है। नेक्स्ट, जनपदों ध्वंस के लिए जनमार शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो जनमार शब्द का प्रयोग
चरक ने जनपदोधन, सुश्रुत ने मरक और भेल ने जर्मान शब्द का प्रयोग किया है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट, रौद्र और प्रियंगु किस ऋतु में पुष्पित होते हैं? तो रौद्र और प्रियंगु हेमंत ऋतु में इसमें पुष्प आता है। नेक्स्ट, बभ्र उष्ण किस ऋतु का लक्षण है? तो ये शरद ऋतु का लक्षण है, बभ्र उष्ण, यानी कि शरद ऋतु में जो सूर्य होता है उसकी गर्मी जो है थोड़ा सा कम हो जाती है। नेक्स्ट, राजपुत्रों में विश्रावण हेतु किस शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए? तो रक्त मोक्षण हेतु राजपुत्रों में त्रिकर्क शस्त्र का प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विश्रावण कर्म हेतु प्रयुक्त शस्त्र की धार कैसी होनी चाहिए? तो इसमें मैंने लिखाया था वेले वेछे, वेले वेछे में मसूरी, अर्ध मसूरी और केस की, अर्ध केस की, केस की और अर्ध केस की। तो इसमें पूछा क्या है? विश्रावण के लिए, तो विश्रावण के लिए हम लोग प्रयुक्त करेंगे केस की, भेले वेछे श्रावण हेतु हम यहाँ पर केसकी का प्रयोग करेंगे। केसकी मतलब होता है बाल के समान पतला, और विश्रावण जैसे कि आपको फोड़ा निकला निकला हो, अब वो फोड़े में कहीं पर आपको ओपनिंग न दिख रही हो कि कहाँ से मवाद उसका बाहर निकालें, तो सुई आप चुभो दो वहां पर, सुई बाल जितनी पतली सुई उसको चुभो दो, तो वहां से वो विश्रावण यानी कि ड्रेनेज हो जाएगा। तो विश्रावण के लिए बाल के समान पतला शस्त्र प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, और वेधन में मसूरी और लेखन में अर्ध मसूरी और छेदन में अर्धकेश की। नेक्स्ट उसके आगे देखें, अतिरक्त स्राव रोकने के लिए पाचन हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो रक्त स्राव को रोकने के लिए चार चार कर्म बताए, जिसमें से पाचन के लिए हमको भस्म का प्रयोग करना चाहिए, और स्कंदन के लिए हिम का, और संकोच शिरा के लिए अग्नि कर्म का प्रयोग करें, और कषाय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगला देखें, रक्त स्राव के पश्चात यदि तोद हो रहा हो तो ऐसी सिचुएशन में हमें मंद उष्ण घृत से परिसेचन करना चाहिए, तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट, अग्नि कर्म के पूर्व किस प्रकार के अन्न का सेवन करते हैं? तो अग्नि कर्म से पूर्व पिछिलर्म का, और रक्त मोक्षण के पूर्व यवागु का पान करते हैं। नेक्स्ट, शीघ्रम आयस्कंदी रक्त किस दोष के कारण से होता है? तो शीघ्रम आयस्कंदी जो बहुत जल्दी ना जमता हो, तो वात के कारण से होता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शुद्ध रक्त का गुण नहीं होता है, तो इंद्रगोप के समान शुद्ध रक्त होता है, असंयत यानी कि ना जमने वाला भी होता है, गुंजा फल के समान भी होता है, तो ऑप्शन डी नन सही होगा। देखो ये क्वेश्चन में रेफरेंस नहीं दिया है कि किसके अनुसार हमें बताना है। अगर ये क्वेश्चन रेफरेंस पूछता कि चरक के या सुश्रुत के अनुसार, तो चरक में तो इंद्रगोप और गुंजा फल दोनों बताए, सुश्रुत में असंहितम गुंजा फल इंद्रगोप ही बताया है। वैसे ऑप्शन में सारे ही सही हैं। नेक्स्ट, अर्ची के समान गति होती है, तो अर्ची के समान गति होती है रस की, तो रस का जो संवहन है वो सुश्रुत ने अर्ची और शब्द और जल के समान बताया। अर्ची का मतलब होता है अग्नि, तो अग्नि जब आप देखते होंगे अग्नि जलती है तो उसकी ज्वाला ऊपर की तरफ उठती है, तो वैसे ही रस जो है जब लिम्फ या प्लाज्मा का जो सर्कुलेशन होता है तो नीचे से ऊपर की तरफ भी आता है, ऐसा नहीं होता है कि नीचे की तरफ पैरों में ही रह जाए, तो वो अग्नि के समान। जल के समान, जैसे जल नीचे की तरफ अधोगामी होता है उसी प्रकार से रस भी नीचे की तरफ जाती है। और तिर्यक, हाथों में जैसे तिर्यक, जैसे शब्द जो है कोई बोलता है तो उसकी तरंगे एकदम सीधी चलती हैं, तिर्यक चलती हैं, तो अर्ची जल और शब्द के समान रस का संवहन होता है।
नेक्स्ट, पाराशर के अनुसार आहार रस से मज्जा धातु बनने में कितना समय लगता है? तो आहार रस से मज्जा धातु बनने के लिए 7 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट, सर्वांग सुंदरी के लेखक कौन है? तो सर्वांग सुंदरी के लेखक हैं सुंदरी लाला थे, तो लाला चंद वैद्य। एक सर्वांग सुंदरा टीका है, वो अष्टांग हृदय पर है अरुण दत्त की। तो अरुण दत्त की टीका का नाम सर्वांग सुंदरा है, और सर्वांग सुंदरी जो है ये लालचंद्र वैद्य की है, माधव निदान पे है शायद। नेक्स्ट, उसके आगे देखें कि रक्त का राग गुण किसके कारण होता है? तो रक्त का राग गुण पित्त के कारण होता है, जबकि स्पंदन वायु के कारण होता है। रक्त की गंध जो होती है वो पृथ्वी के कारण होता है। नेक्स्ट, उसके आगे देखें, एक काल धातु पोषण पक्ष अरुण दत्त का है। सूक्ष्म केश प्रतिकासा बीज रक्त वहा, ये किस आचार्य का है? तो ये विश्वामित्र का है। इसका सूक्ष्म केश प्रतिकासा, जैसे जब मेंसेस पीरियड चल रहे होते हैं तो मेंस्ट्रुअल पीरियड में पूरा का पूरा जो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग होती है, वो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग सेट ऑफ हो जाती है और नई एंडोमेट्रियम बनती है। तो नई एंडोमेट्रियम जब उस समय बनती है, अच्छा 44 में ऑप्शन ए सही कर लें, पित्त नहीं तेज के कारण होता, अग्नि के कारण से, उसको ठीक कर लें। पित्त पे टिक हो गया है, हालांकि बता मैं तेज ही रहा हूं, अग्नि के कारण से ही राग होता है। तो नई एंडोमेट्रियम जब बनती है तो उसमें नई ब्लड कैपिलरी भी बनती है। तो नई ब्लड कैपिलरी यानी कि सूक्ष्म केश प्रतिकासा, जो सूक्ष्म केश होते हैं उसमें उसी के समान नई ब्लड कैपिलरी बनती है। तो सूक्ष्म केश प्रतिसा बीज रक्तवाह सिरा, और बीज को जो ओवम होता है उसको रक्तवाही सिराएं लेके आती हैं। तो ये विश्वामित्र का कथन है। विश्वामित्र ये वो वाले विश्वामित्र नहीं थे, ये सुश्रुत के टीकाकार थे। नेक्स्ट देखिए, वाग्भट के अनुसार रंजक पित्त का स्थान कहाँ होता है? तो वाग्भट ने रंजक पित्त का स्थान आमाशय में बताया है, अन्य आचार्यों ने यकृत प्लीहा में बताया है। स्वेद निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन किसने किया है? तो स्वेद निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन भाव प्रकाश ने किया है। रस संवहन का सर्वप्रथम वर्णन भेल ने। श्वास प्रश्वास प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन सारंगधर ने, और मूत्र निर्माण प्रक्रिया का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत ने किया है। नेक्स्ट, दोष धातु मल सदेह कथन किसका है? तो दोष धातु मल हमेशा देह को धारण ही करते हैं, तो ये अष्टांग संग्रह का मल है, मत है, जबकि अष्टांग हृदय ने दोष धातु मल सदा देह से कहा है। नेक्स्ट, उसके आगे देखें कि विवेक ये किस वायु का कर्म है? तो विवेक का मतलब बांटना, अलग करना, मल भाग को अलग करना। सार भाग जब भोजन पच के तैयार हो जाता है तो उसमें सार भाग को अवशोषित कराना, मल भाग को आगे करना, ये समान वायु का कार्य होता है। नेक्स्ट, उदक कर्मणा अनुग्रह किसका कर्म है? तो ये कफ का कर्म है। शरीर में जितने भी उदक यानी जल के कार्य होते हैं वो सब कफ कराता है। नेक्स्ट, प्रीति देह बल ये कर्म किसका है? तो प्रीति मतलब प्रेम, और शरीर में जो बल होता है वो शुक्र धातु के कारण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, उपस्तंभ गुण किसका होता है? तो पुरीस उपस्तंभ सही है, तो ऑप्शन ए पुरीस उपस्तंभ। जबकि आहार और निद्रा ये भी उपस्तंभ होते हैं, आहार निद्रा और ब्रह्मचर्य। लेकिन पुरीस यहाँ पे पूछा गया गुण, उपस्तंभ गुण क्या है, ये नहीं पूछा गया है कि उपस्तंभ क्या होते हैं, पूछा गया है उपस्तंभ गुण, तो पुरीस का होता है। उपस्तंभ का मतलब धारण करने वाला, जो अपने अंदर अग्नि को, वायु को धारण करता है। जब सुबह मल त्याग आप करते हैं तो आपके शरीर में वात और अग्नि की कमी होती है, उस समय
फिर वायु प्रज्वलित होती, अग्नि को फिर से प्रज्वलित करता है, तब भूख लगती है मल त्याग के बाद। नेक्स्ट देखें, धमनी शैथिल्य किस धातु के कारण से होता है? तो धमनियों में शिथिलता मांस धातु के कारण होता है, ऑप्शन बी सही है, मांस धातु। संधि शैथिल्य का लक्षण है, तो संधियों में शिथिलता कफ क्षय के कारण। तो इसको हम लोगों ने याद भी किया था कि शिरा शैथिल्य अगर देखा जाए तो शिराओं में शिथिलता कब होती है? जब शिराओं में रक्त का क्षय हो जाए, लेकिन धमनियों में शिथिलता रक्त क्षय के कारण से नहीं होती है। इसका कारण भी हमने समझाया था कि धमनी में 3 लेयर होती हैं और धमनी एक हार्ड स्ट्रक्चर होती है, ये कोलैप्स नहीं करता है धमनी। एंटाइमा, मीडिया और स्टाइमा, ये 3 लेयर होते हैं, ये हार्ड स्ट्रक्चर है धमनी। ये इसके अंदर से ब्लड निकाल लोगे तब भी धमनी कोलैप्स नहीं करती है, जबकि सिराएं जो होती हैं वो सिंगल लेयर स्ट्रक्चर होती है और उसमें ब्लड नहीं होगा तो कोलैप्स हो जाएगा। इसीलिए रक्त क्षय में सिरा शैथिल्य होता है, जबकि धमनी शैथिल्य, चूंकि धमनियां मांस में होती हैं तो वो शिथिल कब होंगी? जब मांस क्षय होगा। संधि शैथिल्य कफ क्षय। नेक्स्ट, अल्प निद्रता लक्षण किसका होता है? तो अल्प निद्रता वात क्षय के कारण से होता है। नेक्स्ट, प्राणायतन उत्तमम, तो बस्ती और ओज ये दोनों प्राणायतनम उत्तमम है, ऑप्शन डी। जठर अभिवृद्धि लक्षण किसका होता है? जठर अभिवृद्धि, जठर मतलब पेट की वृद्धि, जब गर्भ वृद्धि हो जाती है तो जठर अभिवृद्धि होती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट 59 क्वेश्चन देखें, वात शोथ किस प्रकार के ओज क्षय में पाया जाता है? तो विश्रंस, व्यापद और क्षय, ये 3 प्रकार के क्षय के, ओज क्षय के स्टेजेस बताई हैं सुश्रुत ने। इसमें वात जन स्वेलिंग जो होती है वो ओज व्यापद में होता है। नेक्स्ट, पर ओज का प्रमाण कितने बिंदु होता है? तो पर ओज का प्रमाण 6 बिंदु अरुण दत्त ने बताया है। फिर उसके बाद में देखें, हाँ 56 का सही कर लेना, 56 का 6 अल्प निद्रता पित्त वृद्धि में होगा। 56 का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट उसके आगे देखें, 61, 61 में निर्विष जलौका क्या होती है? तो निर्विष जलौका मूसिका, ऑप्शन ए। बाकी अलगर्दा, कर्बुदा, गोचंदना ये तीनों जो है सभी जलौकाएं हैं। नेक्स्ट, विचित्र पुष्प आकृति चित्र लक्षण वाली जलौका कौन सी होती है? तो जिसपे चित्र विचित्र रेखाएं पाई जाती हूँ, तो ये गोचंदना, नहीं नहीं गोचंदना नहीं, सामुद्रिका, सामुद्रिका जलौका जो होती है इसपे चित्र विचित्र रेखाएं वगैरह होती हैं। इंद्रधनुष के समान वाली इंद्रायुधा होती है। नेक्स्ट, अष्टांग हृदय के अनुसार ग्रथित रक्त में किस प्रकार का रक्त मोक्षण हम कराते हैं? तो ग्रथित में जल जलंभी, जल का मतलब पानी में, जन्म मतलब जन्म लेने वाली, तो जल में रहने कौन रहती है? जलौका। तो ग्रथित रक्त में अष्टांग हृदय के अनुसार जलौका का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, धूम उपहत के लक्षण क्या है? तो धूम उपहत का मतलब होता है जैसे घर में अंगीठी जला के कोई सो जाए, इस समय ठंड है तो अंगीठी से निकलती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही पॉइजनस होती है, वो मार भी सकती है आदमी को। तो अगर उसी धुआं जहरीली गैस कोई सूंघ ले
तो उससे श्रवण शक्ति का नाश हो जाएगा, गंध अज्ञान हो जाएगा, रस अज्ञान, ऑल सही होगा। नेक्स्ट, गात्र विश्लेष लक्षण किस प्रकार के दग्ध का है? तो गात्र विश्लेष आपको अति दग्ध, शरीर ज्यादा जल जाए तो लटक जाएगा मांस, तो वही गात्र विश्लेष है। नेक्स्ट, निम्न में से अग्नि कर्म किसमें नहीं करते हैं? दुर्बल व्यक्ति में, अतिसार में, रक्तपित्त में, या फिर डी में ऑल कर लें, ऑल में नहीं करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से दहन का प्रकार नहीं है? स्वस्तिक, वलय, बिंदु, विलेखा। तो वलय, बिंदु और विलेखा ये दहन के प्रकार होते हैं, स्वस्तिक नहीं होता। नेक्स्ट, प्लिष्ट दग्ध की चिकित्सा। तो प्लिष्ट दग्ध में हम लोग उष्ण चिकित्सा करते हैं, सम्यक दग्ध में उष्ण और शीत दोनों करते हैं, और यहाँ पर उष्ण ही करते हैं। नहीं, ये वाग्भट के अनुसार नहीं पूछा गया, दहन का प्रकार जो है वो यहाँ सुश्रुत के अनुसार ही है, वाग्भट के अनुसार नहीं। अब ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तो उसमें सेल्फ दिमाग ही लगाइएगा कि स्वस्तिक ही टिक करिए। नेक्स्ट, कपोत वर्ण दग्ध लक्षण है? मांस दग्ध का, त्वचा दग्ध का, संधि या स्नायु का। तो कपोत मतलब कबूतर के समान त्वचा का वर्ण हो जाना मांस दग्ध का लक्षण है। नेक्स्ट, निम्न में से क्षार कर्म कहाँ नहीं करते हैं? तो गर्भिणी में, मूर्छा में, फल योनि, ऑल में नहीं करते हैं। निम्न में से क्षार का गुण नहीं है? मृदु, शुक्ल, शिव, कटु। तो क्षार के गुण में मृदु जो है वो क्षार का गुण नहीं है, क्योंकि मृदु क्षार काम नहीं करेगा, ना अति मृदु ना अति तीक्ष्ण, ना बहुत ज्यादा मृदु हो ना बहुत ज्यादा तीक्ष्ण हो। नेक्स्ट, विष में प्रयुक्त क्षार कौन सा है? तो विष में पानी क्षार और प्रतिसाणी क्षार दोनों का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अनुशस्त्राणाम रिक्त स्थान की पूर्ति करें। चरक ने 25 सूत्र में अग्रय में अनुशस्त्राणाम जलौका को बताया है, जलौका अनुशस्त्राणाम। नेक्स्ट, घुण उपहत काष्ठ पर किस प्रकार का अभ्यास करते हैं? तो घुण उपहत का मतलब होता है जैसे घुन लगी हुई कोई लकड़ी हो, तो उस घुन लगी हुई लकड़ी में आप प्रोब डालकर अंदर देखें कि कहाँ कहाँ घुन ने अपना रास्ता बनाया है, तो खोजने का काम, ऐसण का काम करते हैं। नेक्स्ट, पुष्पमय पुरुष पर किस प्रकार का योग कर्म करते हैं? तो पुष्पमय का मतलब होता है जो डमी, जैसे आप लोग मॉल वगैरह घूमने जाते हैं या शोरूम में एक पुरुष या स्त्री को खड़ा करके कपड़े पहना देते हैं, तो वो पुष्पमय कहलाता है आयुर्वेद में। तो इसमें हम लोग बंधन का काम करेंगे, फ्रैक्चर वगैरह हो गए तो कैसे बंधन वगैरह बांधेंगे उसके बारे में हम सीखते हैं। नेक्स्ट, क्षीण पुत्रिक में किस प्रकार का कण संधान करते हैं? तो क्षीण पुत्रिक में हम निर्वेधिम करते हैं। नेक्स्ट, निर्मास संक्षिप्त अल्पशोणित में किस प्रकार का कण संधान करते हैं? तो काका का मांस बताया था मैंने, तो इसमें काकौष्ट करेंगे। नेक्स्ट, कण संधान के उपरांत निम्न में से क्या वर्जित है? विघटन, लघु भोजन, रात्रि शयन, आम तैल सिंचन। तो इसमें विघटन नहीं करते हैं, विघटन मतलब कान को रगड़ते नहीं है। जब कान का सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी कराओगे तो फिर कान को रगड़ना नहीं है, विघटन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, वृश्चिक दंशवत वेदना पाई जाती है? तो सुश्रुत ने वृश्चिक दंशवन, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता माधव के अनुसार तो ऑप्शन ए आमवात सही होता, लेकिन सुश्रुत के अनुसार पश्चिमान सोफ में वृश्चिक दंशवत वेदना पाई जाती। नेक्स्ट, बस्ताव विबोधक शरणम पूयस्य। तो जैसे बस्ती में पस वगैरह भरा हो तो उसको एक तरफ दबाने से दूसरी तरफ वो चला जाए, तो ये किस प्रकार का? तो ये पक, जब सोफ पक जाएगा तभी वहां पर पोई इकट्ठा होगा, तो पक को सोफ का है। नेक्स्ट, आम सोफ का भेदन करने वाला तथा पक
की उपेक्षा करने वाला वैद्य सौपच कहलाता। सौपच मतलब चांडाल, जो फांसी पे लटकाने का काम करता है वो कहलाता है सौपच। नेक्स्ट, मनुष्य के भीतरी प्राण। तो मनुष्य का बाहरी प्राण अन्न होता है और भीतरी प्राण शक्ति होता है। बाह्य प्राण अन्न और भीतरी शक्ति होती है। नेक्स्ट, शीत तनु विशोची, यानी कि शीतल पतला और बिना सूखने वाला जो हम लोग लेप लगाते हैं उसे हम प्रलेप कहते हैं। नेक्स्ट, ग्रीवा मेढ में किस प्रकार का बंध बांधते हैं? तो ग्रीवा और मेढ में हम लोग प्रतोली, ग्रीवा पतली बताया था यानी कि प्रतोली, ऑप्शन डी। यंत्रणा के कितने भेद हैं? यंत्रणा का मतलब होता है गांठ लगाना, जो हम लोग पट्टी वगैरह बांधते हैं तो उसमें गांठ लगाने की 3 विधियां हैं, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। नेक्स्ट, निम्न में से शिथिल बंध बांधना चाहिए तो कहाँ पर शिथिल यानी कि ढीला बंध? तो ऐसे स्थान जो चलते फिरते हों उन स्थानों पर हम हमेशा शिथिल बंध बांधते हैं, जैसे नेत्र वगैरह, पलक वगैरह झपकते हैं तो वहां पर भी हम शिथिल बंध बांधते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के व्रण में बंधन नहीं बांधना चाहिए यानी कि खुला रखना चाहिए? कुष्ठ में, मधुमेह में और गुदपाकजन में, तीनों में। तो ऑप्शन डी आल सही होगा। नेक्स्ट, व्रणी के लिए वर्जित है बल्लूरक, मुग्ध, लघु या साली। तो जिसको व्रण होता है उसको हम बल्लूरक नहीं देते हैं, सूखा साग है। व्रणी को दिन में सोने से होने वाला उपद्रव क्या होगा? तो व्रणी वाला व्यक्ति अगर दिन में सोता है तो उसे, ये छवथु नहीं है, ये सवथु है, सा बना हुआ है। सोत, राग और रुक तीनों होते हैं ऑल। राग मतलब लालिमा, रुक मतलब पेन। नेक्स्ट, मधु और घृत को समान भाग में मिलाकर खाना किस प्रकार का विरुद्ध कहलाता है? तो ये मान विरुद्ध है, क्योंकि मधु और घृत को समान भाग में मिलाए यानी कि तौल के मान के अनुसार समान भाग में ले तो ये विष का कार्य करता है, इसलिए मान विरुद्ध है। नेक्स्ट, श्रेष्ठ चक्षु से कौन सी वायु होती है? तो दक्षिण दिशा की वायु श्रेष्ठ श्रेष्ठ चक्षु से होती है। नेक्स्ट, क्षीण क्षय विष आर्तानाम विशेषण तु पूजितम। तो जो व्यक्ति क्षीण हो, क्षय से पीड़ित हो, विष से पीड़ित हो, ऐसे व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से उत्तर दिशा की वायु अच्छी होती है, ऑप्शन सी। 93 देखें, व्हाट एरिया डज प्रोस्टेट कैंसर स्प्रेड मोस्ट फ्रीक्वेंटली। तो प्रोस्टेट का जो कैंसर फैलता है वो सबसे ज्यादा किस एरिया को सबसे जल्दी इफेक्ट करता है? तो ये लंबर स्पाइन में पहुंच जाता है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, एडवर्ड सिंड्रोम किसके कारण से होता है? तो एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 18 क्रोमोसोम। नेक्स्ट, मर्फी साइन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। तो मर्फी साइन कहाँ मिलेगा? तो ये एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। देखो, मर्फी लाइन अलग है, मर्फी साइन अलग होता है। मर्फी लाइन आपको मिलेगा एक्यूट अपेंडिसाइटिस जो होता है, जब अम्बलाइकस और इलियम, एंटीरियर इलियक स्पाइन को जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो 2/3 फ्रॉम अम्बलाइकस एंड 1/3 फ्रॉम द इलियक स्पाइन, बीच में जो पॉइंट आता है उसको हम बोलते हैं मर्फी लाइन। लेकिन मर्फी साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पाया जाता है। इसमें प्रेस करते हैं जब सब कोस्टल एरिया जो होता है राइट साइड में, तो वहां पर राइट हाइपोकॉन्ड्रियल एरिया में जब प्रेस करते हैं और उसको छोड़ते हैं तो रिबाउंड टेंडरनेस मिलती है ऐसी कंडीशन में। मर्फी ट्रायड एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है, जिसमें वोमिटिंग, फीवर, हाई ग्रेड फीवर मिलता है। नेक्स्ट, वोमिटिंग, फीवर और पेन, ये मर्फी ट्रायड होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज यानी कि PID। तो इसमें गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस जो है वो लैप्रोस्कोपी करते हैं, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर गैलेक्टोकाइनेटिक हार्मोन। गैलेक्टो, इसको क्वेश्चन ध्यान से देखें, गैलेक्टो का मतलब दूध को, काइनेटिक मतलब निकालने वाला। तो ऑक्सीटोसिन सिंपल सा आंसर है कि ऑक्सीटोसिन दूध को निकालता है और प्रोलैक्टिन क्या करता है, ये दूध को बनाने का काम करता है। तो ये सुश्रुत सूत्र 1 से 20 तक का डिस्कशन था। चलो बाकी किसी को पूछना है तो बताएं।